एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। आज हम मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, इसके अंतर्गत अपन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। वित्तीय बाजार क्या है। वित्तीय बाजार एक ऐसा बाजार होता है जिसमें वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन एवं उनका लेन देन किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों से तात्पर्य अंश, ऋण पत्र, सार्वजनिक प्रतिभूतियां आदि। तो ये एक ऐसा बाजार होता है जिनमें इन संपत्तियों का लेन देन किया जाता है। वित्तीय बाजार के प्रकार की बात करें तो वित्तीय बाजार 3 प्रकार के होते हैं: अवधि के आधार पर, उपकरणों के आधार पर और विविध। अवधि के आधार पर वित्तीय बाजार 2 प्रकार का होता है: मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। इनको आगे अपन विस्तार से पढ़ेंगे। उपकरणों के आधार पर वित्तीय बाजार 2 प्रकार का होता है: प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार, सबसे पहले बात करें कि उपकरण क्या होते हैं। तो वित्तीय बाजारों में विभिन्न प्रकार के वित्तीय प्रपत्र प्रयुक्त किए जाते हैं जिन्हें वित्तीय उपकरण कहा जाता है। इनके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक और द्वितीयक बाजार। जब कंपनियों तथा सरकार द्वारा वित्तीय उपकरणों का प्रथम बार निर्गमन किया जाता है, वित्तीय उपकरणों को प्रथम बार निर्गमन किया जाता है तथा वित्तीय संस्थाएं इन निर्गमों का क्रय विक्रय करती हैं, तो इन्हें प्राथमिक वित्तीय बाजार कहते हैं। मतलब जो भी वित्तीय उपकरण है इनका फर्स्ट बार इश्यू किया जाता है। और द्वितीय बाजार क्या है? जब बाजार में पहले से ही उपलब्ध उपकरणों का क्रय विक्रय किया जाता है, तो इसे द्वितीय वित्तीय बाजार कहते हैं। दोनों में अंतर है। प्राथमिक बाजार में तो इश्यू ही फर्स्ट टाइम होता है, द्वितीय बाजार में इश्यू पहले से ही ये मार्केट में अवेलेबल होती है और इनका क्रय विक्रय किया जाता है। विविध की बात करें तो विविध को भी 2 भागों में बांटा गया है: वित्तीय सेवा बाजार और ऋण बाजार। वित्तीय सेवा बाजार या यूं कहे विविध से तात्पर्य इनकी क्रियात्मकता के आधार पर विभाजित किया जाता है। जब बैंकिंग संस्थाओं द्वारा जमा एवं आहरण के अतिरिक्त अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे ग्राहकों की ओर से अंश पत्र या प्रतिभूतियां क्रय विक्रय करना, तो इनके बदले में जो सेवा शुल्क भी लिया जाता है, तो यह वित्तीय सेवा बाजार कहा जाता है। यानी सीधा सा तात्पर्य है कि सेवा के बदले काम किया जाता है, जैसे ग्राहकों की ओर से अंश पत्र प्रतिभूतियां क्रय विक्रय करना, और इस कार्य के बदले सेवा शुल्क वसूल किया जाता है, तो इसे वित्तीय सेवा बाजार कहलाता है। और इसी प्रकार वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपभोग ऋण प्रदान किए जाते हैं तथा सावधि ऋण दिए जाते हैं, तो इसे ऋण बाजार की संज्ञा दी जाती है। तो ये विविध में भी विविध कह दें या क्रियात्मकता कह दें, क्रियात्मकता के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं: वित्तीय सेवा बाजार और ऋण बाजार। अब बात करते हैं मुद्रा बाजार क्या होता है। मुद्रा बाजार यह निम्न जोखिम वाली अधिक तरल व अल्पकालीन उपकरणों के लिए थोक ऋण बाजार होता है। इसमें जिन परिसंपत्तियों का लेन देन किया जाता है उनमें निम्न जोखिम होती हैं, अधिक तरल होती हैं व अल्पकालीन उपकरणों के लिए थोक बाजार होता है। ये इसकी 3 विशेषताएं गिन सकते हैं अपन। निम्न जोखिम होती हैं, इसकी क्यों होती हैं? क्योंकि मुद्रा बाजार का नियामककर्ता आरबीआई होता है और आरबीआई एक केंद्रीय वित्तीय संस्था है, इस वजह से इसमें निम्न न के बराबर जोखिम होती हैं। अधिक तरल होती हैं क्योंकि वित्तीय बाजार की अवधि सामान्यतः 1 साल मानी जाती है, और अल्पकालीन उपकरणों के लिए यह ऋण बाजार उपलब्ध करवाता है। मुद्रा बाजार की आगे संरचना देखें अपन तो मुद्रा बाजार का नियामककर्ता आरबीआई होता है। मुद्रा बाजार को पुनः 2 भागों में डिवाइड किया जाता है: संगठित बाजार और असंगठित बाजार। बात कर लेते हैं असंगठित बाजार की। तो असंगठित बाजार जिनमें कोई प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं होते, वित्तीय बाजार नहीं होता ये। इसमें सेठ, साहूकार, महाजन जो भी गाँव में वित्त अवेलेबल करवाते हैं बिना बैंकिंग संस्थाओं के, वो लोग इसमें असंगठित बाजार में शामिल किए जाते हैं। और संगठित बाजार की बात करें तो संगठित बाजार को पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया है: उप बाजार, उपकरण या मुद्रा बाजार के अंग और भाग लेने वाली संस्थाएं। ये संगठित बाजार जो मुद्रा बाजार है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उप बाजार के अंतर्गत क्या क्या शामिल हैं? उप बाजार के अंतर्गत कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट और टर्म मनी मार्केट शामिल हैं। उपकरण के अंतर्गत मुद्रा बाजार के उपकरणों की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से उपकरण हैं? उपकरण है ट्रेजरी बिल, रेपो, कॉमर्शियल पेपर, मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स,
ये मुद्रा बाजार के उपकरण हैं। और मुद्रा बाजार के अंग की बात करें, अंग या भाग लेने वाली संस्थाओं की बात करें तो वो हैं आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एक एक की बात करते हैं। उप बाजारों में पहला है कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट क्या होता है? इसके अंतर्गत मांग करते ही मुद्रा मिल जाती है, यानी फंड को एक दिन के लिए उधार लिया व दिया जाता है, कॉल मनी मार्केट कहलाता है। नोटिस मनी मार्केट क्या होता है? इसमें फंड 2 दिन से 14 दिन के लिए लिया व दिया जाता है। इसकी अवधि थोड़ी ज़्यादा है, इसमें 14 दिन के लिए फंड को लिया व दिया जाता है। और टर्म मनी मार्केट, इसकी अवधि इससे भी ज़्यादा है। टर्म मनी मार्केट के अंतर्गत फंड 15 दिन से लेकर 1 वर्ष तक लिया व दिया जाता है। तो ये 3 प्रकार के उपबाजार हैं, कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट और टर्म मनी मार्केट। इसमें 1 दिन के लिए ट्रांजैक्शन किए जाते हैं फंड का, इसमें 14 दिन के लिए 2 से 14 दिन, और इसमें 15 दिनों से लेकर 1 वर्ष तक फंड का आदान प्रदान किया जा सकता है। उपकरणों की बात करें तो पहला उपकरण है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है? मैं संक्षेप में उपकरणों के बारे में बता देता हूँ। ट्रेजरी बिल यह केंद्र सरकार की अल्पकालीन देनदारी होती है। इसे एक निश्चित समय पर अस्थायी घाटे को पूरा करने के लिए सरकार जारी करती है। ट्रेजरी बिल बट्टे पर जारी किए जाते हैं। बट्टे की दर प्रत्येक नीलामी द्वारा निर्धारित होती है और इसकी न्यूनतम राशि 1 लाख की होती है और 1 लाख के गुणक में चलती है। ट्रेजरी बिल की नीलामी बुधवार को एवं निपटारा शुक्रवार को होता था। भारत में प्रथम बार ट्रेजरी बिल 1917 में जारी किया गया था। विश्व में सबसे पहले ट्रेजरी बिल 1877 ब्रिटेन में जारी किया गया था और यह ट्रेजरी बिल MSS मार्केट बाजार स्थिरीकरण स्कीम के तहत कार्य करता है। जो ट्रेजरी बिल हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, तदर्थ ट्रेजरी बिल और नीलामी ट्रेजरी बिल। अभी वर्तमान में नीलामी ट्रेजरी बिल चालू हैं। दूसरा है इसमें रेपो, रीपर्चेज ऑप्शन। ये दूसरा उपकरण है मुद्रा बाजार का। ये क्या होता है रीपर्चेज ऑप्शन? इसके अंतर्गत प्रतिभूति धारक इस समझौते के साथ निवेशक को प्रतिभूति बेचता है कि एक निश्चित समय तथा निश्चित दर पर वह अपनी प्रतिभूति वापस ले लेगा तथा निवेशक का जो भुगतान होता है वह उसको भुगतान कर देगा। रेपो भी 2 प्रकार का होता है, आरबीआई रेपोज और मार्केट रेपोज। ये आरबीआई रेपो है, ये सिंगल डे का होता है, और मार्केट रेपो जो 1 दिन से 1 साल का होता है। तो ये रीपर्चेज ऑप्शंस हैं। तीसरा है कॉमर्शियल पेपर, वाणिज्यिक प्रपत्र। ये क्या होता है? यह कंपनियों के लिए अल्पकालीन शेष जुटाने का एक उपकरण है। इसे उच्च प्रतिष्ठा वाली कंपनियां जारी करती हैं। इसे 1990 में वागुल कमेटी की संस्तुति पर प्रारंभ किया गया था। यह मिनिमम 7 दिन के लिए जारी किया जाता है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड क्या है? इसकी बात करें तो इसे 1992 में आरबीआई ने प्रारंभ किया था। यह अधिक सफल नहीं रहा क्योंकि आरबीआई के प्रॉपर दिशा निर्देश नहीं थे, और 7 मार्च 2000 से यह सेबी के अंतर्गत नियमित किया जा रहा है। ये 4 उपकरण हो गए हैं मुद्रा बाजार के, ट्रेजरी बिल, रीपर्चेज ऑप्शन, कॉमर्शियल पेपर, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। अब हैं मुद्रा बाजार के अंग या भाग लेने वाली संस्थाएं। इसमें पहला है आरबीआई। आरबीआई केंद्रीय बैंक होता है। केंद्रीय बैंक है जो संरक्षक के रूप में एक क्रियाशील रहता है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में मुद्रा की आपूर्ति को संतुलित करता रहता है। यह प्रत्यक्ष रूप से लेन देन में शामिल नहीं होता, किंतु शाख नियंत्रण के उपाय अपनाकर मुद्रा बाजार की गतिविधियों को प्रभावित करता है। कॉमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक क्या है? व्यापारिक बैंक दूसरा मुद्रा बाजार का दूसरा अंग है। व्यापारिक बैंक भी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं, विनिमय बिलों की कटौती करते हैं तथा उद्योग व्यापार को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं। व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अल्पकालीन ऋणों, नकद साख, अधिविकर्ष, प्रतिज्ञा पत्रों के आधार पर ऋण प्रदान कर मुद्रा बाजार में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। कॉमर्शियल बैंक भी। कोऑपरेटिव या बैंक, यह भी मुद्रा बाजार का अंग है। सहकारी बैंक भी व्यापारिक बैंकों की तरह ही अल्पकालीन साख प्रदान करने वाली संस्थाएं होती हैं। देश में इनकी तरह स्तरीय संरचना दिखाई देगी। यह बैंक राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर अल्पकालीन साख प्रदान करते हैं।
राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और ग्राम स्तर पर भी सहकारी बैंक, पंचायत समिति जो पंचायत स्तर पर जो सहकारी बैंक होते हैं, ये 3 स्तरीय इनका ढांचा रहता है। कृषि सुधार हेतु सहकारी संरचना के अंतर्गत ही भूमि विकास बैंक भी क्रियाशील रहते हैं। यह सहकारी संस्थाएं भी मुद्रा बाजार का अभिन्न अंग हैं। तो त्रिस्तरीय संरचना होती है कोऑपरेटिव बैंक की। और अन्य वित्तीय संस्थाएं, व्यापारिक बैंकों के अतिरिक्त अन्य वित्तीय संस्थाएं भी अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर मुद्रा बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे डाकघर बचत योजनाएं, कर्मचारी भविष्य निधि कोष आदि। तो ये भाग लेने वाली संस्थाएं हैं। और दूसरा पार्ट अपन ने जो पढ़ाया था असंगठित मुद्रा बाजार, इसमें सेठ, साहूकार, महाजन आदि शामिल होते हैं। अब बात करते हैं मुद्रा बाजार के कार्य। सबसे पहले कार्य की जगह अपन विकसित मुद्रा बाजार की विशेषताएं देखते हैं कि विकसित जो मुद्रा बाजार है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। विकसित मुद्रा बाजार की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता आती है विकसित बैंकिंग प्रणाली। मुद्रा बाजार में व्यापारिक बैंकिंग संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि अधिकांश अल्पकालीन वित्तीय कोषों की पूर्ति उन्हीं के द्वारा की जाती है। अतः विकसित मुद्रा बाजार में व्यापारिक व्यवस्था का बहुत ही संगठित, शक्तिशाली एवं विकसित होना आवश्यक है। दूसरा, शक्तिशाली केंद्रीय बैंक। मुद्रा बाजार की एक प्रमुख विशेषता है कि वहां सर्वोच्च स्तर पर एक सुदृढ़, शक्तिशाली केंद्रीय बैंक होता है। मुद्रा बाजार में कार्यरत अन्य वित्तीय संस्थाओं पर एक केंद्रीय बैंक का प्रभावशाली नियंत्रण होता है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक सभी प्रकार के अल्पकालीन व दीर्घकालीन कोषों का सृजन करता होता है तथा वह अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। सभी वित्तीय संस्थाएं आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक से वित्तीय कोष प्राप्त करती हैं। तो एक विकसित मुद्रा बाजार में शक्तिशाली केंद्रीय बैंक कार्य करता है। तीसरी विशेषताएं हैं जो विकसित मुद्रा बाजार है उसकी सुसंगठित ब्याज दरों का होना। उसमें ब्याज दरें जो होगी वह सुसंगठित होगी। यानी सुसंगठित का मतलब है कि एक विकसित मुद्रा बाजार में प्रचलित ब्याज दरों का ढांचा संगठित एवं समन्वित होता है। देश का केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक दर में परिवर्तन किए जाने की दिशा में मुद्रा बाजार में प्रचलित ब्याज दरों में तत्कालिक आनुपातिक रूप से परिवर्तन हो जाता है। उल्लेखनीय है कि बैंक दर के माध्यम से केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार की क्रियाओं पर भी प्रभावी नियंत्रण रखता है। तो मुद्रा बाजार में क्या है, ब्याज दर जो होती है वह सुसंगठित होती है, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। अनेक उप बाजारों का अस्तित्व में होना। एक सुसंगठित मुद्रा बाजार की यह विशेषता है कि उनमें अनेक उप बाजार अस्तित्व में रहते हैं। कोई एक दो उप बाजार नहीं रहते बल्कि ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं। अनेक प्रकार की परिसंपत्तियों का होना, यह भी एक विकसित मुद्रा बाजार की विशेषता है कि उसमें अनेक प्रकार की परिसंपत्तियाँ होती हैं, जिनमें विनिमय बिल, राजकोषीय बिल, सरकारी बॉन्ड, ये सब प्रतिभूतियाँ इसमें शामिल रहती हैं। और पर्याप्त वित्तीय साधन। मुद्रा बाजार में कार्यरत विभिन्न उप बाजारों की वित्तीय कोषों संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधनों का उपलब्ध होना भी आवश्यक होता है। अधिकांश स्थितियों में यह साधन स्थानीय होते हैं, किंतु आवश्यकता होने पे इन्हें विदेश से आयात भी किए जा सकते हैं। तो ये कुछ मुद्रा बाजार की विशेषताएं थी जिनके पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। इन पॉइंट्स को याद करके आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। अब बात करते हैं मुद्रा बाजार के कार्य एवं महत्व। मुद्रा बाजार के कौन कौन से कार्य हैं। मुद्रा बाजार का पहला कार्य है कोष उपलब्ध करवाना। यह मुद्रा बाजार का फर्स्ट कार्य है। मुद्रा बाजार व्यापारियों, उद्यमियों, संस्थाओं लिए जिन्हें भी वित्त की आवश्यकता होती है उनके लिए कोष उपलब्ध करवाता है। दूसरा है अधिशेष कोषों का प्रयोग। जब कोष आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं तो उन अधिशेष कोषों का प्रयोग भी मुद्रा बाजार करता है और उनको लाभकारी इन्वेस्टमेंट करता है। उनके द्वारा जो अधिशेष कोष हो जाते हैं उनको लाभकारी संस्थाओं में या अच्छे रिटर्न्स प्राप्त करने वाली संस्थाओं में या कार्यों में मुद्रा बाजार लगाता है और उन कोषों का प्रयोग करता है। तीसरा है सरकार के लिए उपयोगी। मुद्रा बाजार सरकार के लिए ट्रेजरी बिलों के क्रय विक्रय के माध्यम से कोष उपलब्ध कराने में सहयोग करता है। इसी तरह सरकारी योजनाओं के लिए वांछित धनराशि मुद्रा बाजार के माध्यम से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है
मौद्रिक नीति निर्धारण में सहायक, जो मुद्रा बाजार, क्योंकि इसका नियामकर्ता आरबीआई होता है और आरबीआई मौद्रिक नीति निर्धारण में ऑटोमेटिक बहुत बड़ी जिम्मेदारी या भूमिका अदा करता है। जो मौद्रिक नीति के विधियाँ हैं परिमाणात्मक और गुणात्मक, उनका उपयोग करते हुए आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्धारण में सहायता करता है। कोषों की गतिशीलता, मुद्रा बाजार जो है वह कोषों की गतिशीलता को भी बनाए रखता है। कोषों की गतिशीलता से तात्पर्य मुद्रा बाजार एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोषों को स्थानांतरित करने में सहायता पहुंचाता है। कोषों की गतिशीलता आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक मानी जाती है। और लास्ट है कोषों की तरलता एवं लाभदायकता। मुद्रा बाजार का यह भी प्रमुख कार्य है कि वह कोषों की तरलता व लाभदायकता को बनाए रखें, उसमें और लगातार निरंतर वृद्धि करें। मुद्रा बाजार के माध्यम से ही कोष लाभदायक स्थिति में रहते हैं तथा निवेशकर्ता को सदैव लाभ की अपेक्षा रहती है। और विकसित मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय तीव्र गति से होता है तथा कोष सदैव तरल बने रहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर अपन कह सकते हैं कि मुद्रा बाजार का क्या कार्य है, उनके क्या महत्व हैं। अब ये जो भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये देखते हैं। भारत के रेफरेंस में मुद्रा बाजार की अगर विशेषताओं या मुख्य तत्वों को बात करें तो भारत में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र का होना। मुद्रा बाजार में दोनों क्षेत्र भारत में काम करते हैं। संगठित क्षेत्र भी हैं, संगठित क्षेत्र से यानी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आरबीआई हैं, कॉमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। और असंगठित क्षेत्र की बात करें तो भारत में जो सेठ साहूकार महाजन हैं इनका भी प्रभुत्व बना हुआ है। दूसरी विशेषता है असंगठित क्षेत्र का मुद्रा बाजार पर प्रभुत्व है। भारत के जो मुद्रा बाजार की स्थिति है उसमें संगठित क्षेत्र का रोल कम है और असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बैंकिंग जो संस्थाएं हैं उनमें कुछ निश्चित फॉर्मेलिटीज होती हैं और भारत गांव का देश है। वो औपचारिकताओं से व्यक्ति क्या है औपचारिकताओं से बचना रहना चाहते हैं। इस वजह से और जो असंगठित क्षेत्र में जो लोग महाजन सेठ साहूकार होते हैं जो ऋण प्रदान करते हैं उनकी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं होती। इस वजह से इनका धीरे धीरे मुद्रा बाजार पर प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। अविकसित कटौती गृह तथा स्वीकृति गृह, भारत में अविकसित कटौती गृह हैं और स्वीकृति गृह की भी कमी है, इतने पर्याप्त मात्रा में ये नहीं है, स्वीकृति बाजार वगैरह नहीं है। और चौथी विशेषता है सहकारी बैंकों का विकास। धीरे धीरे भारत में अब सहकारी बैंकों का विकास बढ़ता जा रहा है। सहकारी ढांचा त्रिस्तरीय है, राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और पंचायत स्तर पर जो सबसे निचला स्तर है सहकारी बैंक, यहाँ ये 3 स्तरीय ढांचा अवेलेबल है। पंचायत लेवल पे, जिला लेवल पे और राज्य स्तर पे सबसे बड़ी संस्था जो है वह राज्य पे है, राज्य सहकारी बैंक। कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, तो गलती से केंद्र को सबसे बड़ी संस्था मान लेते हैं और केंद्रीय सहकारी बैंक करके आते हैं लड़के, लेकिन वो गलत है। सबसे बड़ी संस्था राज्य सहकारी बैंक है। धन्यवाद।